हेलो, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। कई जगहों पर रावण का पुतला जलेगा। रामलीला समितियों ने इस अवसर को लेकर सभी तरह की तैयारी कर ली है। सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मैं तुम्हारी युद्ध कला से बहुत प्रसन्न हुआ। हे प्रभु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज द्रास सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। आज दशमी के साथ ही दुर्गा पूजा का भी समापन हो जाएगा। आज मां दुर्गा की विदाई की जाएगी और उससे पहले महिलाएं सिंदूर खेलेंगी। पारंपरिक रिवाज के मुताबिक सिंदूर खेलने के बाद ही मां दुर्गा की विदाई की जाती है। आज विजयदशमी है, यानी दशहरे का त्योहार। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 7 नई रक्षा कंपनियां समर्पित करेंगे। कार्यक्रम को पीएम मोदी दोपहर 12:15 बजे के करीब वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक उपाय के तौर पर आयुध निर्माण बोर्ड को सरकारी विभाग में बदलकर 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कंपनी बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए जिन रक्षा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है उनमें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, टॉप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया आर्चर लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड शामिल है। सरकार का मानना है कि कदम बेहद कार्यात्मक स्वायत्ता और दक्षता सुनिश्चित करेगा, साथ ही वाकई की नई संभावनाओं के रास्ते भी खोलेगा। ये समारोह रक्षा मंत्रालय में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा उद्योग मंत्री के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गुजरात के सूरत शहर में बाहर से आने वाले छात्रों के लिए बड़े स्तर पर हॉस्टल निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए पीएम मोदी आज हॉस्टल फेज 1 के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे के करीब होगा। सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से हॉस्टल तैयार किया जा रहा है। छात्रावास भवन में लगभग 1500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधा है। इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए पुस्तकालय भी होगा। करीब 500 छात्राओं के लिए हॉस्टल फेज 2 निर्माण अगले साल शुरू होगा। कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बड़ी साजिश रची है। पिछले दिनों घाटी में कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरियों की हत्या भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। भारत को दहलाने की साजिश के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कई आतंकी संगठनों के लीडर्स के बीच 21 सितंबर को मीटिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि यह बैठक पीओके के मुजफ्फराबाद में हुई। इस बैठक में कश्मीर में आतंक फैलाने की नई साजिश प्लान की गई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत को खुफिया एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने घाटी में 200 लोगों को टारगेट बनाया है और इसके लिए सरकार और सेना के करीबी लोगों के अलावा गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाएगा। हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए नए नाम से आतंकी संगठन भी तैयार किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए देश में जल्दी ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होगा। इसके लिए राज्यों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके तहत राजधानी दिल्ली के तिलक नगर में बच्चों के लिए खास तौर पर किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर भी तैयार किया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर में रंग बिरंगी पेंटिंग और दीवारों पर कार्टून बनाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों की जरूरत की मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैक्सीनेशन सेंटर को इतना आकर्षक बनाया गया है कि बच्चे यहां आकर टीका लगवाने से घबराएं भी नहीं और उनका मन उनकी अपनी दुनिया में लगा भी रहे। दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए जा चुके हैं। देश में बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और 2 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण जल्दी ही शुरू किया जा सकता है। तो ये थी देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है राज्य की खबरों का। जरा देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें।
पंजाब कांग्रेस में काफी समय पहले शुरू हुई हलचल अभी खत्म नहीं हुई है। गुरुवार को एक तरफ प्रदेश कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली स्थित पंजाब भवन में हरीश रावत और वेणुगोपाल से मिले, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिलाने के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मोहाली में उनके फार्म हाउस में मुलाकात की। इस्तीफा वापस लेंगे। पंजाब कांग्रेस को लेकर पार्टी आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि सिद्धू से पंजाब में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कहा गया है। वहीं सिद्धू बोले कि उन्होंने पंजाब और पंजाब कांग्रेस से जुड़ी उनकी चिंताओं के बारे में पार्टी हाईकमान को बता दिया। सिद्धू ने आगे कहा कि उन्हें कांग्रेस में प्रियंका गांधी में और राहुल गांधी में पूरा विश्वास है और पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो कांग्रेस और पंजाब की बेहतरी के लिए होगा। सिद्धू ने ये भी कहा कि वो पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के कुछ फैसलों से खफा सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के पद से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। अब मुलाकातों और बैठकों के इस दौर के बाद सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस बारे में स्थिति साफ होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनेताओं के बीच सियासी हमले भी तेज हो रहे हैं। यूपी में चुनावी समर के बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। यूपी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर वार करते हुए उन्हें गुमशुदा करार दिया। बीजेपी के यूपी के ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव का पोस्टर शेयर किया गया जिसमें उनका नाम और संसदीय क्षेत्र लिखा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के लिए ये भी लिखा कि उन्हें ट्विटर पर रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए पाया गया। बीजेपी के इस हमले पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। पार्टी के मीडिया कंसल्टेंट आशीष यादव ने पोस्ट का जवाब देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लापता बताया। अपने ट्विटर हैंडल पर आशीष यादव ने लिखा कि 4.5 साल से यूपी का विकास उनका पता पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी के पोस्टर में ये भी लिखा है कि मुख्यमंत्री के काम के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ सपा के कामों का फीता काटा और नाम बदले। लखीमपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्र को जेल भेज दिया गया है। आशीष मिश्र फिलहाल पुलिस रिमांड पर था, जो आज सुबह 10 बजे पूरी होनी थी, लेकिन जांच टीम ने उससे पहले ही अपनी पूछताछ पूरी कर ली। हिंसा मामले में लखीमपुर खीरी की जिला कोर्ट ने आशीष मिश्र को 12 से 15 अक्टूबर तक 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। इससे पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में घटना का रिक्रिएशन पूरा कराया गया। जांच टीम आशीष मिश्र, अंकित दास के गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर भारती को तिकुनिया गांव लेकर गई और घटनास्थल पर ले जाकर सीन को रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन में 3 पुतले बनाए गए और एक जीप से पुतलों को टक्कर मारी गई, ठीक वैसे ही जैसे घटना से जुड़े वीडियो में सामने आया था। इस दौरान मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त था और इलाके को बैरिकेडिंग से सील किया गया था। जांच टीम अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लखीमपुर कांड के वक्त आशीष मिश्र घटनास्थल पर मौजूद था या नहीं। इसके लिए मोबाइल लोकेशन खंगाली जा रही हैं। नवमी के दिन बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने एक मंदिर के मुख्य पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त मंदिर में मौजूद एक अन्य शख्स ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हत्या के बाद चारों आरोपियों ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही गोलीबारी की आवाज सुनकर मंदिर में स्थानीय लोग जमा हो गए और 3 लोगों को पकड़ लिया, जबकि एक अपराधी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए तीनों बदमाशों की लोगों ने जमकर पिटाई की और एक को पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों की पुजारी के बेटे से नोकझोंक हुई थी। पुजारी के परिवार में जो 4 लड़के थे, पुजारी के लड़के से उनमें से किसी से इनकी रात में फर्ज कुछ हुई थी, मोबाइल फोन को लेकर। हालांकि अभी बहुत विस्तार से नहीं पता है कि क्या मामला हुआ था रात में। शायद उसी के प्रतिशोध में ये लोग आया और आके पुजारी जी पे गोली चला दी। मामला गुरुवार सुबह 4:15 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस अब चौथे आरोपी की तलाश में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को जमानत नहीं मिलने की वजह से अभी मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट अब आर्यन की जमानत पर 20 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। आर्थर रोड जेल में अब आर्यन खान को नई पहचान दे दी गई है, कैदी नंबर N956। वो इसलिए क्योंकि जेल के अंदर
बंद सभी विचाराधीन कैदियों को विशेष नंबर दिया जाता है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन खान को दूसरे कैदियों से अलग जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया था, लेकिन अब उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसलिए अब उन्हें सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया है। आर्यन खान के परिवार की तरफ से आर्थर रोड जेल प्रशासन को 4 दिन पहले 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर मिला था। इस पैसे से आर्यन खान जेल की कैंटीन से सामान खरीद सकेंगे। पिछले दिनों आर्यन ने कूपन से कुछ बिस्किट और पानी की बोतल भी खरीदी थी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप पर रेड की थी। मौके से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन तमीचा समेत अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था। एनसीबी ने पूछताछ के बाद इन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। और अब देखिए आपके काम की खबर। अगर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट की वैधता खत्म होने वाली है तो उसे जल्द ही रिन्यू करवा लें, क्योंकि अगर आपने इन्हें 31 अक्टूबर तक रिन्यू नहीं कराया तो ये एक्सपायर हो जाएंगे। दरअसल सरकार ने कोरोना काल में तमाम गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत दी थी। केंद्र सरकार ने गाड़ी से जुड़े तमाम कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट आदि की वैधता को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। पहले इनकी वैधता 30 सितंबर तक थी, लेकिन सरकार ने अब साफ किया कि ये वैलिडिटी अब 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के पहले पार्ट की डेट शीट 18 अक्टूबर को जारी करेगा। इसमें टर्म 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। परीक्षा प्रति पेपर 90 मिनट की होगी। बता दें कि टर्म 1 की परीक्षा इसी साल नवंबर-दिसंबर में होगी। बोर्ड ने कहा कि पहले छोटे विषयों की परीक्षा होगी, उसके बाद प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। त्योहारी सीजन यानी दशहरा और दिवाली के आसपास के समय को भारत में लोग प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे शुभ मौका मानते हैं। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा लोगों को सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदने का बढ़िया मौका दे रहा है। एसबीआई कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। एसबीआई का मेगा ई ऑक्शन यानी कि ई ऑनलाइन नीलामी 25 अक्टूबर से शुरू करेगा। इसके द्वारा आप कम दाम में आवासीय मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। इनमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी शामिल है। यदि आप रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा चाहते हैं या आप घर खरीदने या बनवाने, बच्चों की शादी, शिक्षा और कोरोना वायरस के दौर में किसी वित्तीय इमरजेंसी के लिए पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आप घर पर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। पीएफ विड्रॉल के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। कुछ आसान से प्रोसेस के बाद आप घर बैठे ही अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। आपको पीएफ का पैसा यूएएन के साथ लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही आएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच चल रहे मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पिछले 5 दिनों से विजय के नार खास जंगल को सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से हुई फायरिंग में जेसीओ और एक जवान घायल हो गया। अभी इस पूरे इलाके में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अपना अभियान रात में भी जारी रखा और यहां पर सुरक्षा बलों की असली मुश्किल यह है कि जंगल के बीच बीच में रिहायशी इलाके भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें आम नागरिकों को भी बचाने की चुनौती है और इसीलिए बड़े हथियारों का इस्तेमाल करने से सेना फिलहाल बच रही है। कश्मीर में सेना का अपने आप में ही इस तरह के अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। तो पुंछ में 5 दिनों से ये सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहा है। पूरी रात ये ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि एक जेसीओ समेत 2 जवान फिलहाल घायल हुए हैं, लेकिन सेना मुंह तोड़ जवाब इन आतंकवादियों को दे रही है। तो जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बड़ी साजिश रची है। पिछले दिनों घाटी में कश्मीर पंडित और गैर कश्मीरियों की हत्या भी इसी साजिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। और पिछले महीने यानी कि 21 सितंबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले
मुजफ्फराबाद में आईएसआई के अधिकारी और अलग अलग आतंकी संगठन के बीच एक अहम बैठक हुई और इसी बैठक में कश्मीर में आतंक फैलाने की एक नई साजिश की प्लानिंग की गई है। टाइम्स और नवभारत को खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों की लिस्ट भी बनाई है और इस लिस्ट के मुताबिक सेना के जितने भी खुफिया एजेंसी के लोग हैं, केंद्र सरकार और सेना के बेहद करीबी लोगों के अलावा गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की प्लानिंग की गई है। प्रदीप दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जरा बताएं क्या ये प्लान है? बताया जा रहा है कि 200 लोगों की लिस्ट बनाई गई है इन आतंकवादियों के जरिए। प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रदीप से हम संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें इसके अलावा इस बैठक में ऐसे लोगों की हत्या की भी साजिश रची गई है जो कि बीजेपी या फिर आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करते हैं और इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए नाम से एक आतंकी संगठन तैयार करने की साजिश रची गई है। नए नाम से आतंकी संगठन तैयार करने की यह साजिश का पूरा प्लान बनाया गया है जिसके नाम पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाएगा। और खास बात तो यह है कि इस तरह के हमले उन लोगों से करवाए जाएंगे जो सुरक्षा बलों की लिस्ट में नहीं होंगे। आतंकियों के समर्थक के जरिए इस तरह के हमले करवाए जाएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से बिना नाम लिए पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया है कि जो जिस भाषा में समझता है भारत अब उसी भाषा का इस्तेमाल करता है और यही कारण है कि सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया था। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं हुआ। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। और राष्ट्रपति 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज राष्ट्रपति द्रास सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरा भी मनाएंगे और इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही जवानों से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले कल सेना के सुप्रीम कमांडर ले पहुंचे थे जहां पर उन्होंने नॉर्दर्न कमांड के अधिकारी और जवानों के साथ मुलाकात भी की थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने जवानों से सीधे बातचीत की और जवानों ने भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अपनी अलग अलग कला का जौहर भी दिखाया। बड़ा मौका है जवानों के लिए यहाँ नॉर्दर्न कमांड की, क्योंकि आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद खुद दिल्ली से चलकर उनसे मिलने आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही उनसे बातचीत करने के लिए वो रुकते हैं तो आप देख सकते हैं कितना ही जज्बा, जुनून, जोश है। भारत माता की जय के नारे लगाने वो शुरू कर देते हैं। एक ट्रेडिशन से हटके है। इस बार पहली बार वो दशहरा राष्ट्रपति भवन में नहीं मनाएंगे, बल्कि दशहरा इस बार वो जाके द्रास सेक्टर में जवानों के साथ मनाएंगे। ये द्रास सेक्टर दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है। 10,800 फीट की ऊंचाई पर यह है। उसके अलावा ये वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन 505 जवानों को जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। किस तरीके से बहादुरी से वो लड़े थे वहां पे और पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहां से खदेड़ निकाला था जो जंग कारगिल की उन पहाड़ियों पर, चोटियों पर लड़ी गई थी। इस समय आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट किस तरीके से महिला
अधिकारी के साथ इस समय बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता रही है कि कितना अच्छा उन्हें लग रहा है जैसे उनसे बातचीत हो रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर एक से रुक के उनका हालचाल पूछते हैं कि उनका मोराल कैसा है, और देखिए किस तरीके से थम्स अप करते हुए उनको दिखाया कि आप ऐसे ही जोश से बने रहिए, क्योंकि यही जज्बा जुनून और यही जोश है भारतीय फौज का, जिसकी वजह से दुश्मन कभी भी आंख उठा के भारत की तरफ नहीं देख सकता। ये वो रियल हीरो है, ये वो रियल जवान है जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, जो अपने सीने पर गोली लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि दुश्मन ना आ सके। अब देखिए किस तरीके से जवानों के बीच में जज्बा है, जुनून है, जोश खरोश है, नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय, क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन है। सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति भवन में ना होते हुए यहाँ पे आके उनके साथ दशहरा मनाता है और उनके साथ बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। आप खुद समझ सकते हैं कितना खुशी का पल है और कितना ही बड़ा पल है। उनके इस समय उनके साथ कंपनी कर रहे हैं जोशी सी नाथन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, और उसके साथ बाकी आला फौज के अधिकारी भी हैं, और साथ साथ वो महिलाओं के साथ भी बात कर रहे हैं, और उनकी जो धर्मपत्नी है कहीं वो उनसे भी बात कर रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं कि कैसा उनको लग रहा है। तो देखिए खुश ओवरऑल अगर आप माहौल देखेंगे, खुशी का माहौल है। ये 2 दिन का भारत रिकॉर्ड लगातार छठी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC के लिए चुना गया है। भारत अब अगले 3 और साल तक UNHRC का परिषद का सदस्य रहेगा। भारत को बहुमत के साथ इसका सदस्य चुना गया है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। भारतीय मिशन की तरफ से ट्वीट में लिखा गया है कि भारत छठी बार भारी बहुमत के साथ UNHRC के लिए निर्वाचित हुआ है। भारत पे अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को हार्दिक आभार। भारत सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करना जारी रखेगा। तो लगातार छठी बार UNHRC का सदस्य बन चुका है भारत। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म करके बनाई गई 7 कंपनियों का विजयदशमी के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम को दोपहर करीब 12:15 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कॉर्पोरेट कंपनियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। जिन 7 नई कंपनियों को बनाया गया है उसमें कई ऐसी कंपनियां शामिल हैं, इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन्स, ऐसी तमाम कंपनियां शामिल हैं। और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज जैकलीन फर्नांडिस से आज ईडी पूछताछ करेगी। आपको याद होगा कल नोरा फतेही को ईडी ने दफ्तर बुलाया था पूछताछ के लिए, और अब बारी है जैकलीन फर्नांडिस की। आज उन्हें भी ईडी के सामने पेश होना होगा पूछताछ के लिए। जानकारी के मुताबिक सुकेश के 200 करोड़ के वसूली के मामले में जैकलीन और नोरा फतेही को भी फंसाने की कोशिश की थी। अब ईडी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सुकेश चंद्रशेखर की वजह से विदेशों में भी पैसे का लेन देन हुआ है। इससे पहले कल दिल्ली में नोरा फतेही से ईडी ने करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले भी दोनों एक्ट्रेस से ईडी पूछताछ कर चुकी है। दोनों को बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद है और फिलहाल उसे ईडी ने रिमांड पर लिया हुआ है। तो ईडी के सामने आज जैकलीन फर्नांडिस की पेशी होने वाली है। सुकेश चंद्रशेखर के वसूली मामले में ये पूछताछ रखी गई है। कल नोरा फतेही को ईडी ने तकरीबन कई घंटों तक 9 घंटे तक ये पूछताछ नोरा फतेही से हुई है, और आज जैकलीन फर्नांडिस से भी ईडी पूछताछ करने वाली है। ईडी के सामने आज जैकलीन को पेश होना होगा। दोनों को ही समन जारी किया गया था और कल नोरा फतेही से ईडी पूछताछ कर चुकी है। आज जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ होगी। तो 200 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला जिसमें धोखाधड़ी को लेकर के बुलाया गया है। 200 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में सुकेश चंद्रशेखर जेल में फिलहाल बंद है और फिलहाल उसे ईडी ने रिमांड पर लिया हुआ है, और इसी सिलसिले में दोनों ही एक्ट्रेस को बुलाया गया है।